हासन से जेडीएस के प्रज्वल रेवन्ना हार गए हैं चुनाव। कुछ समय पहले तक वो थोड़ी बढ़त बनाए हुए थे, आगे बने हुए थे, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना खुद एसआईटी के घेरे में है, जांच चल रही है। एक बड़ा मुद्दा उनकी वजह से बन गया था, लेकिन हासन से जेडीएस के प्रज्वल रेवन्ना हार गए हैं, ये बड़ी खबर। गिरिराज सिंह बेगूसराय से आगे हो गए हैं, कुछ समय पहले वो भी ट्रेल कर रहे थे लेकिन आगे हो गए हैं। और मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल आगे हो गई हैं, बहुत कम अंतर से, वो कुछ पीछे थी कुछ समय पहले, लेकिन अब वो आगे हो गई हैं, बढ़त बना ली है। उन्नाव से साक्षी महाराज आगे हो गए हैं और अमरावती से नवनीत राणा भी आगे हो गई हैं। नवनीत राणा भी यहाँ पर भी वो कुछ समय पहले तक थोड़ा पीछे जा रही थी। बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल जीत गए हैं और ये तस्वीर दिखाई थी जिसमें हम बता रहे थे कि अर्जुन राम मेघवाल अपनी सीट से जीत सकते हैं और वो जीत गए हैं। गिरिराज सिंह बेगूसराय से आगे हो गए हैं, अनुप्रिया पटेल भी आगे चल रही हैं मिर्जापुर से। हमारे साथ डेटा मुशाए हैं, मैं उनको भी कहूंगी कि वो यहाँ आ जाएं ताकि हम इसके बारे में बात करें। हमारे साथ अलका लांबा भी जुड़ गए हैं। अलका लांबा जी, ये एक बड़ा सवाल है कि जो इंडिया गठबंधन है वो पहले की तुलना में अभी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, कांग्रेस पार्टी भी बेहतर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन दिल्ली में सातों की सातों सीटें बीजेपी के पास ही जा रही हैं। तो दिल्ली में जो आपने अलायंस किया, जो गठबंधन किया, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, या जो आपको बाकी जगह पर अलायंस पार्टनर्स के साथ फायदा मिला वो दिल्ली में क्यों नहीं मिला? क्या बड़े फैक्टर्स हैं? मैं दिल्ली पर आऊंगी, पर यह देश का चुनाव था और आपने अभी अभी खबर दी है प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट कर्नाटक के हासन से चुनाव हार गया है। ये मोदी जी की हार है, जिन्होंने टिकट दी, प्रचार प्रसार किया और ये कहा प्रज्वल रेवन्ना को दिया गया एक एक वोट प्रधानमंत्री मोदी जी को ताकत देगा। ब्रजभूषण शरण का बेटा पीछे चल रहा है, गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप थे, टिकट मिलती है, प्रचार होता है। ये हम सबकी बहुत बड़ी आधी आबादी 30 करोड़ बहनों की जीत है जिन्होंने वोट दिया है। दिल्ली की अगर आप बात करेंगे तो बिल्कुल दिल्ली की स्थिति क्या रही? चुनी हुई सरकार के चुने हुए मुख्यमंत्री को बीच चुनाव में आपने जेल भेजने का काम किया, आपने पूरी तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का आपने इस्तेमाल किया। आपने बीच चुनाव में दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष लवली जी को अपने पाले में किस तरीके से लिया, किस तरह से पार्टी के ऊपर आपने चोट करने की कोशिश की, उसका हो सकता है ये परिणाम दिख रहा हो, पर भारत में एक भारी हार भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपकी है। 400 हमारे साथ घनश्याम तिवारी भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ के शर्मा जी भी मौजूद हैं। आप जो कह रही हैं अलका लांबा जी, इस पर के शर्मा प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। के शर्मा जी, आपने सुना अलका लांबा जी ने कई गंभीर आरोप भी लगाए और उन्होंने कहा भी कि किस तरह का ये मैंडेट है, उनका आकलन क्या है इसको लेकर? नहीं, इनको असर अभी तो ये बोलेंगे, लेकिन भारत तेरे टुकड़े होने वाले को टिकट देने वाले को देश विदेशी दिल्ली की जनता ने माकूल जवाब दिया है। वो थप्पड़ इनको की गूंज इनको सुनाई पड़ रही होगी। और ये कौन सी बात कर रही है? हम तो एनडीए जो है 294 सीट लेके माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये काहे को इतनी उछल रही है? कांग्रेस को क्या मिला है? 100 के नीचे है। प्रधानमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। 100 के नीचे आप नैतिकता सीखिए मैडम। पार नहीं हुई, 200 नैतिकता समझा रही है? भाजपा नहीं ला रही, 100 सीट भी नहीं पहुंचती है। भाजपा के भीतर ये बगावत होगी, हम भी देखते हैं मोदी जी की। आप बगावत, आप पहले अपना घर बचा लीजिए, आरएसएस भी अपना घर बचाइए मैडम, अपना घर बचाइए। अभी तो नतीजे आ रहे हैं, आज तो नतीजे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री दोबारा मोदी जी को बनना चाहिए। 100 सीट आप जो है उन्हीं की वजह से ये हार देखनी पड़ रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बढ़ने के बजाय मुझे लगता है अभी जो मौजूदा आंकड़े हैं, मंथन की जरूरत दोनों पार्टियों को, और दोनों पार्टियों को मंथन करना भी चाहिए। लेकिन बात शर्मा जी हम इस बारे में कर रहे हैं कि जो बड़ा दावा आप लोगों की तरफ से किया जा रहा था चुनाव से पहले, आंकड़े उस तरफ नहीं आ रहे हैं, रुझान या नतीजे अभी वैसे नहीं रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए तो मंथन करने की जरूरत सभी पार्टियों को। नहीं, मैंने तो पहले ही इस बात को कहा कि हमारी आशा के अनुरूप परिणाम नहीं है, लेकिन हम स्वतंत्र भारत के इतिहास में जो है ये इतिहास रच रहे हैं कि तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जो है मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं जी। और ये भी हम कह रहे हैं कि कांग्रेस इतना क्यों कर रही हो, तो 3 आंकड़े 3 डिजिट में भी नहीं पहुंच रहे हैं। सुनिए सवाल सुनिए हेमंत जी, उनको कौन सा वो मिल रहा है? के शर्मा जी, आप अपना इतिहास बोध सुधारिए। स्वतंत्र भारत के इतिहास में जवाहरलाल नेहरू भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। नहीं, नेहरू तो जी के पहली बार नहीं बन रहे हैं, ये स्वीकारिए। लेकिन आप नेहरू जी पहली बार मनोनीत हुए थे, चुनाव नहीं जीते थे। आप उनके उदाहरण से यह साबित कर सकते हैं कि नेहरू जी भी तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनके बहुमत का आंकड़ा कम हुआ था, पहली बार से दूसरी बार, दूसरी बार से तीसरी बार। ठीक है, तो तीसरी बार सरकार बनाना थोड़ा मुश्किल काम होता है।
लेकिन ये मत कहिए कि पहली बार बन रहे हैं। और वो आप कर रहे हैं, वो जरूर आपकी उपलब्धि है। घनश्याम तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। मैं हेमंत जी से, बोलिए। माननीय हेमंत बोलिए। जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। जी। पहली बार नेहरू जी क्या निर्वाचित होके बने? कह रहे निर्वाचित होके नहीं बने थे, पहली बार मनोनीत हुए थे, इसलिए वो उसे चुनाव नहीं मानते। 52 में चुनाव हुआ था के शर्मा जी, 52 में चुनाव हुआ था, पहली बार मनोनीत थे, फिर 52 में चुनाव हुआ, फिर 57 में चुनाव हुआ, फिर 62 में चुनाव हुआ, जिस वर्ष में पैदा हुआ था। 3 चुनाव। भाई जी हाँ, ठीक है, अपनी चलिए जानकारी और इतिहास दुरुस्त करिए। चलिए वो दुरुस्त हो गया। लेकिन घनश्याम तिवारी हमारे साथ मौजूद है। घनश्याम तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बारे में तो हो रहा है कि मंथन करना चाहिए, लेकिन आपके लिए तो बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सफलता मिल रही है, ये इसकी तो उम्मीद नहीं की जा रही थी। किन फैक्टर्स को आप मानते हैं कि आपके लिए काम कर गए उत्तर प्रदेश में? नमस्कार आपको, दर्शकों को, समूचे देश को कि तानाशाही के मूर्ख और खुखार सपने को देखने वाले लोग इस चुनाव में जनता ने उन्हें धराशायी कर दिया है। और मैं कह रहा हूं कि इस देश में तानाशाही का खुखार सपना देखने वाला प्रधानमंत्री दोबारा नहीं आने वाला। जिस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया, एक सांप की तरह उस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने डसा, उसका सिंबल छीना, उसका नेतृत्व को तहस नहस किया, उसकी राजनीतिक बिसात चौपट कर दी। इसीलिए इस देश को इस तरह की राजनीति से, तानाशाही के मूर्ख और खुखार सपने से आज आज़ादी मिल रही है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश के हर वोटर का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। देश के हर वोटर का ये आज़ादी देश की तानाशाही के खुखार सपने वालों से आज़ादी है, चुने हुए कुछ चुनिंदा भ्रष्ट पूंजीपतियों से आज़ादी है, देश में प्रतिदिन गोदी मीडिया जो कि हिंदू मुसलमान की बहस करती थी उससे आज़ादी है, बिके हुए एग्जिट पोल से आज़ादी है। और ये जो खुशहाली का मौसम है वो देश के युवाओं के लिए है कि उनकी नौकरी देने वाली सरकार, नई सरकार आएगी, किसानों को एमएसपी देने वाली नई सरकार आएगी, देश की बेटियों को सम्मान देने वाली नई सरकार आएगी, जातीय जनगणना कराने वाली नई सरकार आएगी। और देश में जो प्रधानमंत्री चुनाव को मुजरा कह रहे थे, अब वो जनता की धुन पर थिरकते हुए नजर आएंगे। घनश्याम जी, जो तो बात आप इसीलिए कह ये रहे हैं उस वर्डिक्ट पर किसका के है? शर्मा जी कह रहे हैं कहां से आएगी? नंबर्स भले ही कम हो, लेकिन नंबर्स तो अभी इन्हीं के पास है ना, आपके पास नंबर्स नहीं है। साधारण सी बात है, जैसे मैंने कहा कि इस देश में किसी भी पार्टी ने अगर भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा तो इसका मतलब किसी जहरीले सांप की तरह उस पार्टी को डस लिया गया, उसका नेतृत्व, उसका चुनाव चिन्ह। वाह वाह, आप जनादेश का भी अपमान करने में कोई आपको कसूर वो नहीं लग रहा? जनादेश तो हमारे पक्ष में चुनाव है। आयोग के आंकड़ों पर ध्यान दीजिए, लगभग 300 सीट रुझानों में एनडीए के पास आ रही है। और ये आप जीते नहीं हैं, आपका प्रदर्शन बेहतर रहा है, पर सरकार बनाने की तरफ तो एनडीए ही है। ये एनडीए नहीं है, ये नरेंद्र सरेंडर अलायंस है। एक तरफ नरेंद्र मोदी नहीं, वो आप कुछ भी कहिए, चुनाव समाप्त हो चुका है, भाषण देने के लिए आप कुछ भी भाषण दीजिए। नहीं, भाषण की बात, भाषण तो गोदी मीडिया दे रहा था एग्जिट पोल के दिन। हमें तो कहा जा रहा था कि आप बोलिए भी मत। तो ये इस देश में 10 साल से गोदी मीडिया भाषण दे रहा है, तो हमें जो बोलना है हम बोलेंगे, क्योंकि जनता बोल रही है। इस देश में एग्जिट पोल वाला जो जुमला जनता के ऊपर छेड़ा गया, क्या देश की गोदी मीडिया उसकी जिम्मेदारी लेगी? जिसने एग्जिट पोल दिखाया और इस तरीके से दिखाया कि यही असली परिणाम है, नहीं, क्या वो एग्जिट पोल का जिम्मेदारी लेंगे? बहिष्कार करने का फैसला तो आपकी पार्टी की तरफ से किया गया था, आपको बोलने से किसी ने नहीं रोका था। बात इस पर हो रही है कि जो अभी आंकड़े हैं वो आंकड़े फेवरेबल एनडीए के लिए है, सरकार बनाते हुए वो दिख रहे हैं, तो आप कैसे दावा करेंगे आप सरकार बना रहे हैं? बिल्कुल सरल सी बात है कि क्या देश में चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, क्या देश में कोई भी ऐसी पार्टी है जो एक ऐसे जहरीले गठबंधन में जाना चाहती है जो उसके नेतृत्व को, उसके चुनाव चिन्ह को, उसके नामो निशान को, उसकी राजनीति को समाप्त कर दे? अगर कोई पार्टी आत्महत्या के मूड में बैठी हुई है, वही भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला सकती है। हर कोई इस तानाशाही के खुखार सपने का अंत देखता है। नरेंद्र मोदी जी नेहरू जी से बराबरी कर रहे थे, लेकिन वो बनावटी बराबरी थी जिसको जनता ने निकाल के फेंक दिया, उखाड़ के फेंक दिया। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अब डेटा मुशाहे को मैं चाहूंगा एक बार फिर जरा यहाँ पर आइए, क्योंकि आपकी जरूरत है। हम केवल लोकसभा के चुनाव को डिस्कस कर रहे हैं। इस देश में 2 विधानसभाओं के भी चुनाव हुए हैं, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में, जिससे राज्यों की राजनीति बहुत प्रभावित हुई है। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को राहत है, भारतीय जनता एनडीए सरकार में आई है। उड़ीसा में भी उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। एक तीसरी जगह विधानसभा के 6 चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, वो है हिमाचल। हिमाचल का चुनाव, विधानसभा के उपचुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि वहाँ के नतीजों से हिमाचल की मौजूदा सरकार का भविष्य तय होगा। हिमाचल की मौजूदा सरकार को 1 वोट के बहुमत की ज़रूरत है। अगर 6 में से 1 मिल जाता है तो ये सरकार बनी रहेगी।
अगर 6 कांग्रेस हार जाती है तो सुक्खू को इस्तीफा देना पड़ेगा। अब तक इलेक्शन कमीशन के रुझानों के मुताबिक कांग्रेस वहाँ 3 सीट जीतने की ओर है। बाकी रही बात उड़ीसा की, उड़ीसा में लगा था ऐसा सवेरे कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी, लेकिन वहाँ जो नए इक्वेशन है उससे लगता है कि बीजू जनता दल और कांग्रेस मिलकर सरकार बना सकते हैं। मैं चाहूँगा डेटा मोशाय इस पर जल्दी से रोशनी डालो। जी सर, उड़ीसा का पॉलिटिकल इक्वेशन क्या होगा असेंबली का, उसका रिफ्लेक्ट हुआ दिल्ली में। अगर बीजेडी ने छोड़ दिया जाए हाँ मुझे सरकार नहीं बनाना है, लेकिन कांग्रेस और सीपीएम मिलकर बनना है, तो बीजेडी का जो 2 नंबर अभी है, ये 1 नंबर है सर, वो नंबर आ जाएगा इंडिया अलायंस में। ठीक है सर, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। बट इस बार सर इलेक्शन का बीजेपी का सबसे जो हाईलाइट पॉइंट है, अगर मैं मैप एक बार मिल सकता है, मैं एक बार मैप दीजिए, एक बार मैप दे दीजिए। ओडिशा का मैप, ओडिशा का मैप, उड़ीसा का नहीं। हाँ। अब देखिए सर, ये देखिए जो कोस्टल बेल्ट, ईस्टर्न, ये जो कोस्ट जो है आप देखेंगे, ये कोस्ट बीजेपी ने पहली बार पेनिट्रेट किया। आप उड़ीसा से लेकर आंध्रा होकर तमिलनाडु तक। अभी तक के चुनाव में वेस्टर्न उड़ीसा में बीजेपी जीतती थी और कोस्टल में हारती थी। इस बार दोनों जीत रही है। ये सर, तो क्या हुआ, मैं आपको जो बोल रहा था सर, ट्राइबल सीटों में बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। पिछले बार जो 52 सीट्स है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन 30% से ज्यादा है, बीजेपी 33 सीट्स जीता था, इस बार 32 में आगे रहा। तो सर ये जो बेल्ट है ट्राइबल, जो सेंट्रल इंडिया जो है ये ट्राइबल बेल्ट है, इसमें देखिए सर बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया। और कोस्टल, ये कोस्टल करने के लिए सर ये जो नंबर हम लोग 299, 300 ये जो देख रहे हैं सर, इसमें ये इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अच्छा, दूसरा आप बता रहे थे बहुत इंटरेस्टिंग कि ऐसी सीटें जहां पर किसान जो हैं एक बड़ा रोल रखते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वाला जो हमने एक कॉलम रखा हुआ है, वो क्या कह रहा है आंकड़ा? एससी देखिए, एससी सीट में पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया। एससी वोट तो देखिए यूपी में खराब जो परफॉर्मेंस हुआ, आप राजस्थान देखेंगे, पंजाब देखिए सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन इंडिया में कहीं पर पंजाब में ही है, हरियाणा में देखेंगे। ये जो बेल्ट में सर जाट और एससी कॉम्बिनेशन एटलीस्ट हरियाणा राजस्थान में एक फर्क डाला। यूपी में देखिए वो इंडिया के साथ गया, इंडिया के साथ गया। तो सर आप देखेंगे चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये जो सीट है आप देखेंगे, रोहतक, सिरसा, ये सारी जो चीज है, ये सारे सीट कांग्रेस लीड कर रहा है। और ईस्टर्न यूपी में देखेंगे सर यादव मुस्लिम के साथ। अब जौनपुर में देखिए सर कुशवाहा कैंडिडेट देना एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन, मिर्जापुर में देखिए बीन कैंडिडेट देना। तो सर नहीं, कैंडिडेट के सिलेक्शन में तो इस बार अखिलेश यादव ने बहुत समझदारी का परिचय दिया, बहुत समझदारी किया, और खासकर अपने परिवार के अलावा उन्होंने कोई यादव कैंडिडेट नहीं दिया। हाँ। इससे हुआ क्या कि उन्होंने बाकी पिछड़ी जातियों को समायोजित किया, ज़्यादातर कुर्मी दिए और मौर्य दिया। यही वजह है कि पटेल और मौर्य वोट इन ब्लॉक समाजवादी पार्टी को गए हैं। ये जो पीडी है, पिछड़ा दलित अलायंस, ये जो नाम देना भी सर एक आइडेंटिटी क्रिएट कर पाया, तो ये देखिए अखिलेश जी कर पाया। लेकिन देखिए सेम बिहार में देखिए सर वो हो नहीं रहा है। तो जो अखिलेश कर पाया। डेटा मुशाय, क्या यूपी का मैप लाएं यहाँ पर, वहां से आपका यहाँ चेंज करें ताकि इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। आइए जरा जल्दी से डेटा मुशाय, यहाँ पर यूपी का मैप आपके सामने रखेंगे और फिर समझाएंगे आपको, क्योंकि देखिए अभी होल इंडिया बता रहे हैं, वो पूरे देश की 543 सीटों का बता रहे हैं, लेकिन यूपी क्योंकि सबसे चौंकाने वाला है। अच्छा, दिया कुमारी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर रही है, सीधे उनसे बात करते हैं। दिया जी, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। पहले उनको नतीजा बताइए कि कितने पर आगे हैं। जी दिया जी, 299 पर एनडीए और 225 पर इंडिया। हाँ, जी 400 पार नहीं हो रहा है, 300 पार भी अभी तक नहीं हुआ है, क्या है आपका पहला रिएक्शन? मैं तो ये कहूँगी कि अभी बहुत जल्दी है, अभी तो बहुत सारी सीटों के नतीजे आना भी बाकी है, बहुत सारे राउंड्स बाकी हैं, और हम लोग किसी भी डिसीजन पे आए उससे पहले हमें वेट करना चाहिए कि अभी फाइनल जब रिजल्ट आता है तभी हम लोग इस सवाल को आप मुझे करें या किसी को भी करें, अभी बहुत जल्दी है। लेकिन ये डेफिनेट है कि भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार केंद्र में बन रही है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दिया जी, लेकिन राजस्थान में क्या हुआ ऐसा 2019 में जो शानदार परफॉर्मेंस रही थी, 25 की 25 सीटें, वो इस बार आती नजर नहीं आ रही हैं? वो मैं फिर से यही रिपीट करूंगी कि बहुत जल्दी है, अभी पूरे परिणाम नहीं आए हैं, बहुत सारे राउंड्स काउंटिंग के बाकी हैं। एक बार फाइनल टैली आती है उसके बाद ही हम लोग कुछ कह सकेंगे। लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि राजस्थान में भी मेजॉरिटी सीटें हम ही लोग जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। लेकिन दिया जी, जो ये टैली है इसमें बहुत ज़्यादा चेंज हो ऐसी संभावना कम ही दिखती है,
इसलिए ये हम पूछ रहे हैं आपसे, क्योंकि राजस्थान आप वहां पे आप सरकार बना चुके हैं, राजस्थान में विधानसभा चुनाव नहीं, में, नहीं, उसके मैं नहीं बावजूद मानती। आप जो वहां पर कई सारी सीटें नहीं, हार रहे हैं, देखिए, ऐसा है, कांग्रेस कई सारी सीटें मैं- जीत रही है। नहीं, अभी आप कैसे कह सकते हैं, बहुत सारे राउंड्स बाकी हैं। अभी 1-2 सीटों में हम लोग पीछे चल रहे थे, अब हम लोग आगे हो ठीक गए। है। इसलिए अभी ये इस चीज के बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा, बहुत प्रीमेच्योर होगा। हम मुझे लगता है ये कुछ नहीं कह घंटे सकते और कि हैं, अभी बहुत उसके राउंड बाद ही बाकी हम हैं, लोग और इसके आप लिए तो हम ये भी नहीं कह कुछ सकते कि एनडीए 300 सीटों पर आगे है। जिस नतीजों के आधार पर हम ये कह रहे हैं नहीं। कि एनडीए 300 सीटों पर आगे है, उसी नतीजों के आधार पर हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ी हार बीजेपी की राजस्थान में हुई है। नहीं, अभी आप कह नहीं सकते, क्योंकि मैंने यही कहा कि अभी हम लोग बहुत जल्दी होगा। नहीं, कुछ भी मैं इस आपकी तरह बात की से बात सहमत हूं, कहना, फिर हम हम ये भी लोग नहीं कह ज्यादा सकते से कि ज्यादा 300 सीटें सीटों पर राजस्थान में एनडीए आगे है। मैं फिर अगर आपको आपकी बता बात रही हूं नहीं कि हम मान, लोग ज्यादा से ज्यादा सीटें फिर तो हमको राजस्थान इंतजार में करना पड़ेगा definitely पूरे जीतेंगे। नतीजे आने एनडीए के। भी जीतेगी, मैं आपको बता रही हूँ। ये एक तरफा बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल नहीं। हम लोग नहीं, दिया जी, जो आत्मविश्वास आप दिखा रही हैं, वही इंडिया ब्लॉक के नेता फिर जब इस मंच पर आकर ये बात कह रहे हैं कि सरकार तो हम बनाने जा रहे हैं, तो फिर उसको अतिशयोक्ति क्यों मानेंगे? अजय जी, देखिए, जो रिजल्ट अभी दिख रहा है और अभी जिस तरह की आप लोगों ने सारे चैनल्स जिस तरह दिखा रहे हैं, स्पष्ट तौर पे भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही सरकार को, उनके अहंकार को, उनके मंत्रियों के अहंकार को, और सही पूछिए तो भाजपा के 10 साल के जो कुरीतियां हैं उसको कहीं ना कहीं अस्वीकार दिया है। अब बात आती है कि कांग्रेस और हमारे इंडिया गठबंधन के साथियों की, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में जिस तरह का रिजल्ट है, वो रिजल्ट अपने आप में ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में जोगी जी की डबल इंजन की सरकार भी, और मोदी जी जो स्वयं उसका एक तरह अच्छा, से लेकर के आपको रोकूंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन जी, आपका स्वागत है टीवी9 भारतवर्ष पर। अभी जो टैली है उसके मुताबिक एनडीए 300 पर सिमटता दिख रहा है और बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिलता दिख रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं उल्टा कह रहा हूँ, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार सरकार बन रही है, और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार माननीय मोदी जी की तीसरी बार बन रही है। और ये कांग्रेस और इनके सारे गठबंधन वाले कल तक भी कह रहे थे कि किसी हालत में 4 जून के बाद प्रधानमंत्री सरकार नहीं बनेगी मोदी जी की, और उनके नेतृत्व में सरकार बन रही है, कम बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है। और उससे आगे की बात, कांग्रेस ने 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में उनकी सरकार गई थी, और आज ये तीसरी 15वें साल में प्रवेश मोहन जी, 400 पार का जो नारा दिया गया था वो इसीलिए दिया गया था कि किसी तरह 275 272 क्रॉस कर ले। फिर एक भाई माननीय ये फिर एक बार याद दिलाऊंगा, हमने कहा था फिर एक बार मोदी सरकार, ये भी नारा दिया था, और फिर एक बार मोदी सरकार बन रही कि नहीं बन रही? बिल्कुल, तो ये भी है ना, अभी तक के रुझान तो यही मोहन जी कह रहे हैं, सरकार बन रही है एनडीए की, लेकिन बीजेपी के इतने नंबर्स नहीं आ रहे कि वो अपने दम पर सरकार बन सके। यानी 272 के आंकड़े से आप लोग पीछे रह गए, क्या इसकी वजह रही, कहां कमी रही? नहीं है तो ये मनुष्यों का संगठन है, भाजपा जीवंत संगठन है, ये अपना विश्लेषण पूरे परिणाम के बाद कर लेंगे। लेकिन जैसा कल कांग्रेस कल तक भी कह रही थी कि सारे ईवीएम जितने भी अनुमान है सब झूठे हैं, मीडिया सब झूठा है, मीडिया बिका हुआ है, और किसी हालत में हमारी सरकार बन रही। कल तक खड़गे जी से लेकर राहुल गांधी, अरविंद कुमार सब कह रहे थे कि 295 हमारी आने वाली है, तो कहाँ गई उनकी सीटें? तो आंकड़ों में मोहन जी आप कोई बहुत बड़ा फेरबदल अभी भी होते हुए देख रहे हैं क्या? मतलब जितने नेता अब तक जुड़े हैं वो इस बात को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि इसमें अभी बदलाव होगा? देखिए, अब लगातार अगर 7वें 8वें राउंड के बाद भी बदलाव होता तो ये कोई इसमें ईवीएम में क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जिस ढंग का रुझान दिख रहा है कि तो हमको 100 सीट भी नहीं दे रहे थे, इससे ये सामने दिखाई दे रहा है, और माननीय मोदी जी को तो मानने को तैयार ही नहीं थे। नहीं, लेकिन मोहन जी आप वो नेता हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में हैवी कैंपेनिंग की है, आप कई सीटों पर गए हैं। आपका रिपोर्ट कार्ड देखे तो एमपी का अच्छा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आखिर ऐसा क्या हो गया जो इतनी सीटें कम हो गई? मेरा निवेदन ये है कि अभी 12 राज्यों में मैं गया था, और जहां जहां भी गया था वहां एक ही आह्वान किया था कि फिर एक बार मोदी सरकार। और जिस ढंग से दिख रही है मोदी सरकार बनते हुए, आपके चैनल पे मैं देख रहा हूँ 298 और कहा 226,
और अगर इसका डिटेल देखेंगे तो कांग्रेस 100 के भी बाहर नहीं जा रही है। तो कांग्रेस के लिए विषय है, समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह जी के समय 40 सीट तक जीत चुके थे, लेकिन अभी वो 34 पे अटके हुए हैं। तो तृणमूल कांग्रेस मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार का माहौल बना, शाम तक एक बार सारी सीटों के रिजल्ट आ जाने दें, इस पर फिर दोबारा विस्तार से बात कर लेंगे। मोहन जी, सबसे ज्यादा अप्रत्याशित नतीजे, सबसे ज्यादा अप्रत्याशित बनाना, सबसे ज्यादा अप्रत्याशित नतीजे यूपी और पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए फिलहाल ये नजर आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है? और यूपी में इतना बड़ा झटका लगेगा बीजेपी को, ये तो किसी ने सोचा नहीं था। मेरा आप ऐसा इसके मेरा उतना और कहना है कि अगर आप तमिलनाडु देखो, अगर आप केरल देखो, जहां हमारी, या छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के अंदर देखो, जो आज़ादी के बाद से कभी हम जीते नहीं हैं, तो चुनाव जैसा था, लेकिन ऐसी जगह जहां कभी कमल नहीं खिला था वहां कमल खिली। ये कितनी बड़ी बात है, छोटी बात है क्या ये? जी, बहुत बड़ी बात। जी, बहुत बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष पर मोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त और साफ तौर पर कह रहे हैं आंकड़ों में कुछ और बदलाव देखा जा सकता है, क्योंकि अभी वक्त है रुझान आने में। TV9 भारतवर्ष के स्पेशल स्टूडियो में इंफॉर्मेशन स्टेट वाइज आपके सामने है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, ये आंकड़े अब आपके सामने हैं, जहां पर देख लीजिए किस तरीके से ये वोट प्रतिशत अब हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किसके खाते में आंकड़ों के लिहाज से कितना परसेंटेज फैक्टर अभी नजर आ रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में देख लीजिए 42.64% एनडीए के खाते में, 43.41% इंडिया अलायंस के खाते में और अन्य के खाते में 13.95% जाता नजर आ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के बाद अब हम गुजरात की यहां पर इंपॉर्टेंट बात इसलिए क्योंकि एनडीए के खाते में यहां 26 सीटों के लिहाज से देखिए बहुत अच्छा वोट परसेंटेज है। और यहां पर हालांकि फिलहाल सिर्फ 2 सीटें थी जहां पर देख रहे थे कि किस तरीके से कांग्रेस के खाते में वो जा रही थी, लेकिन वोट प्रतिशत के लिहाज से देखिए तो 62.17% एनडीए के पास, जबकि इंडिया के पास 33.73% और अन्य के खाते में 4.10। अब बिहार की अगर बात करें तो बिहार में भी ये इंपॉर्टेंट है कि 40 सीटों में किस तरीके से वोट प्रतिशत के जो आंकड़े इस वक्त नजर आ रहे हैं उससे साफ हो गया है कि एनडीए के खाते में 44.46% जा रहा है, जबकि इंडिया के पास 35.68% और अन्य के खाते में 19.86%। लेकिन अब ये स्टेट वाइज जहां हम बात कर रहे हैं तो बात अब राजधानी दिल्ली की भी होगी, क्योंकि 7 सीटों पर भले ही बीजेपी जिस लिहाज से अभी फिलहाल कब्जा बनाए हुए है उसमें देखिए वोट प्रतिशत पे एनडीए के खाते में 53.97% वोट जा रहा है, इंडिया के पास 43.47%, जबकि अन्य के खाते में 2.56% वोट जा रहे हैं। और ये फिलहाल वोट परसेंटेज आपके सामने है स्टेट वाइज, क्योंकि अब दिल्ली के साथ साथ बात हम हरियाणा की भी करेंगे, जहां देखिए किस तरीके से एनडीए के खाते में 45.95% वोट गए हैं और साथ ही ये इंडिया के खाते में गए हैं 45.82। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि यहां पर हरियाणा में वोट प्रतिशत के लिहाज से, आंकड़ों के लिहाज से देखिए किस तरीके से ये शेयर गया है, जहां 45.95 एनडीए और 45.82 इंडिया के पास, जबकि अन्य के खाते में गए हैं 8.25%। वहीं आप हिमाचल प्रदेश की बात कर लीजिए, जहां पर देखिए किस लिहाज से पूरी तरीके से विनिंग फैक्टर जरूर नजर आ रहा है यहाँ बीजेपी के लिए, लेकिन एनडीए के खाते में वोट परसेंट गए हैं 56.54, जबकि इंडिया के खाते में 41.57 और अन्य के खाते में 1.89। तो स्टेट वाइज जिस लिहाज से इस वक्त हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये देखिए कि किस तरीके से स्टेट वाइज अभी ये आंकड़े प्रतिशत के तौर पर आपके सामने रख रहे हैं। जहां महाराष्ट्र, सलमान खुर्शीद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलमान खुर्शीद जी, क्या कहेंगे इस वक्त जो फिलहाल रुझान सामने आ रहे हैं आंकड़ों के लिहाज से, इस वक्त की स्थिति को देखते हुए आपका पहला रिएक्शन? भाई, हम तो ये समझ रहे हैं कि ये स्थिति जो है बहुत सकारात्मक है, बहुत अच्छी है जी। और अभी तो कुछ समय है और जो गैप है एनडीए और अलायंस के बीच में जो गैप है वो बड़ा छोटा गैप है जी, वो बड़ी आसानी से कवर हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और जो भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस है, तो इस परफॉर्मेंस के बारे में उनके नेता क्या सोच रहे हैं, उनको भी गंभीरता से ये सोचना चाहिए कि ये हो सकता है कि उनके पास मेजॉरिटी मार्क आ जाए, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि इतना प्रचंड बहुमत होते हुए वो यहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं, तो इसमें जो भारत की जनता का जो वो है रिएक्शन है, रिस्पांस है, वो बड़ी स्पष्ट है। उनको रिजेक्ट किया है, उनको नकारा है। इसके रीजंस आपको क्या लग रहे हैं? फिर आप कह रहे हैं रिजेक्ट कर दिया गया, उन्हें नकार दिया गया है और वो अपने आंकड़े को भी नहीं टच कर पाए हैं अभी तक के रिजल्ट्स के मुताबिक। इसका रीज़न बड़ा स्पष्ट है। रीज़न ये है कि भारत की जनता को फॉर ग्रांटेड ले लिया है
उन्होंने ये सोचा कि हम जो अपनी पार्टी के साथ कर सकते हैं वो भारत की जनता के साथ कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि भारत की जनता में अलग अलग लोगों के अलग अलग चिंताएं होती हैं, अलग अलग उनकी सोच होती है और हमको सभी को साथ लेके चलना है। अगर हम सरकार बनाते हैं या कोई प्रधानमंत्री होता है तो उनको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। आप किसी को नकार दें, किसी को टोटली इग्नोर कर दें, किसी को दबा दें, ऐसे नहीं लोकतंत्र चला करता। ये बात उनको समझ में नहीं आई। और फिर जो विशेष चिंता की इश्यूज़ हैं, जैसे रोज़गार का मामला है, जैसे नौजवानों के लिए जिस तरह से पेपर लीक हो जाते हैं बार बार और उनको जो कष्ट होता है उसका मामला है, चाहे किसानों को सही मूल्य मिलने का मामला है, महिलाओं की सुरक्षा का मामला है, ये बहुत सारे सवाल थे। बढ़ती हुई कीमतों का मामला है, ये सब सवाल जो आपने इशू बेस्ड पॉलिटिक्स पर फोकस किया, क्या आपको लगता है यही इस फेवर में गया है आपके, जो आंकड़ों के लिहाज से हम इस वक्त सिचुएशन देख रहे हैं? इसके साथ और चीज़ें भी थी। मैं समझता हूँ जैसे राहुल जी ने प्रयास किया कि पिछड़े वर्ग को एक विशेष प्रकाश उन पर डाला जाए कि उनकी जो चिंता है, उनके जो विषय हैं, उन पर हम लोग खड़े उतरते हैं, नहीं उतरते हैं, सरकार खड़ी उतरती कि नहीं उतरती। आरक्षण का मामला है और सबसे बड़ी बात संविधान का मामला। हमारे दलित समाज के और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको ये कष्ट बहुत हुआ था कि बात ऐसी हो रही है कि संविधान को बदल दिया जाएगा और संविधान को बदला जाएगा तो अवश्य ही का बदलाव, संविधान में कोई परिवर्तन जो है वो इन पर अच्छा असर नहीं डालेगा। ये सारी बातें थी जो मैं समझता हूँ बीजेपी ने जिसका कोई अंदाजा नहीं किया। शुक्रिया सलमान खुर्शीद जी, TV9 भारतवर्ष को ज्वाइन करने के लिए तो बात कर रहे थे और उस लिहाज से ये बात चर्चा इस वक्त की जा रही थी सलमान खुर्शीद से, जिन्होंने बताया कि क्या मेजर फैक्टर और रीजंस रहे कि यहाँ पर आंकड़ों के लिहाज से भी बीजेपी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाई है। लेकिन इस वक्त जो TV9 के स्टूडियो में आपके सामने हम इंफॉर्मेशन रख रहे हैं उसमें आंकड़े प्रतिशत, वोट परसेंटेज के लिहाज से अब महाराष्ट्र को लेकर डेटा आपके सामने होगा, कर्नाटक को लेकर डेटा आपके सामने होगा और बात होगी मध्य प्रदेश की, जहां महाराष्ट्र में देख लीजिए किस तरीके से कांटे की टक्कर तो यहां पर चल रही है। एक टफ फाइट यहां पर देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन 48 सीटों में जिस तरीके से अभी तक आंकड़े प्रतिशत के तौर पर सामने आए हैं तो एनडीए के खाते में गए हैं 43.63%, जबकि इंडिया के खाते में गए हैं 42.56%। इसी परसेंटेज के आधार पर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में यहां पर अभी भी कांटे की टक्कर चल रही है और अलायंस आगे है। हालांकि यहां पर अन्य के खाते में 13.81% वोट गया है। अब कर्नाटक की बात कर लेते हैं। हालांकि साउथ में फोकस करते हुए उन तमाम फैक्टर्स के बारे में हमारे दूसरे स्टूडियो में चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन एनडीए के खाते में यहां अभी तक देखिए 51.85% वोट जा चुका है, जबकि इंडिया के खाते में 45.28 और अन्य के खाते में 2.87% वोट गया है। वहीं बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में बहुत आसानी से ये जीत हासिल करने में कामयाब जरूर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके देखिए एनडीए के खाते में यहां 59.74% वोट गया है, जबकि इंडिया को मिले हैं 31.90% और अन्य के खाते में गए हैं 8.36। तो ये स्टेट वाइज इंफॉर्मेशन उस लिहाज से समझना बहुत जरूरी है जहां देखिए कि किस तरीके से वोट्स में बदलाव हुआ है। और इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल को लेकर चर्चा होती है तो पश्चिम बंगाल में भी वोट प्रतिशत के लिहाज से देखिए तो एनडीए के खाते में 37.51 गया है। हालांकि इसे अपडेट होना अभी बाकी है और यहां पर आंकड़ों के लिहाज से प्रतिशत में अन्य के खाते में 16.09% गया है, जबकि राजस्थान में जिस लिहाज से उलटफेर हो रहा है और जिस लिहाज से यहां पर नतीजों में परिवर्तन आया है उसको लेकर चर्चा भी की जा रही है, क्योंकि यहां एनडीए के खाते में महज 50, हालांकि 50% वोट शेयर इनके पास जरूर आया है 50.33, जबकि इंडिया के खाते में 42.01 और अन्य के खाते में 7.66। हालांकि दिया कुमारी से भी इसी लिहाज से अभी चर्चा थोड़ी देर पहले TV9 के स्टूडियो में की जा रही थी। अब छत्तीसगढ़ के भी आंकड़े जल्द आपके सामने रखती हूं, उसके बाद प्रतिमा आपके पास आती हूं, क्योंकि एनडीए के खाते में यहां छत्तीसगढ़ में 51.92% वोट पड़ा है, जबकि इंडिया के खाते में गए हैं 41.27 और अन्य के पास 6.81। तो ये स्टेट वाइज टैली और इंफॉर्मेशन आपके पास सामने रखी गई है, जहां देखा आपने कि किस तरीके से परसेंट के लिहाज से वोट गया है। लेकिन अब बैक टू प्रतिमा। बिल्कुल सुरभि, तो स्टेट वाइज सीट वाइज किस दल ने कैसा परफॉर्म किया है इसकी एक एक डिटेल आपके सामने हम लगातार रख रहे हैं, लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण है आप तक पहुंचाना एक एक जानकारी। इस वक्त क्या चल रहा है ग्राउंड पर, कुमार विक्रांत का मैं रुख करना चाहूंगी। कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद है, किस तरीके की हलचल हम वहां देख रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं अभी भी इंडिया ब्लॉक के नेताओं की तरफ से कि सरकार तो अभी बनाने जा रहा है और लोग कैसे डांस कर रहे हैं ये भी देख लीजिए। देखिए कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ढोल बजना शुरू हो चुका है। कांग्रेस मुख्यालय के भीतर भी, कांग्रेस मुख्यालय के
बाहर भी और तमाम लोग डांस कर रहे हैं। अभी उनको जो टक्कर जो सामने दिखाई पड़ रही है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की, उसको लेकर काफी खुश है। कहीं ना कहीं एक 10 सालों से लगातार कांग्रेस जो हार रही थी आज टक्कर दिखा रही है। ऐसे में कांग्रेस, लेकिन विक्रांत अगर इन लोगों से बात हो सके पूछिए, फिर भी रुझानों में तो एनडीए सरकार बनाता दिख रहा है। इंडिया ने बढ़त हासिल की है लेकिन मैजिक नंबर से काफी दूर है अभी। देखिए जो कांग्रेस के नेता है, मीडिया देखते हैं, जयराम रमेश, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नैतिक हार है, नरेंद्र मोदी की नैतिक हार है। तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस के लिए बड़ी खुशी की खबर यह है कि बीजेपी को अकेले दम बहुमत नहीं मिला और इंडिया गठबंधन ने जोरदार टक्कर दी है और आखिरी वक्त तक लोग टीवी पर टकटकी लगाकर नतीजे देख रहे हैं। तो ऐसे में यही खुशी है कांग्रेसियों के लिए। और आप देखिए कि तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो टीवी देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर भी आए हैं। देखिए यहाँ पर सलमान खुर्शीद जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर। सलमान साहब बैठ जाने दो, गाड़ी में बैठ जाने दो। सलमान साहब क्या कहेंगे? वो ताशे बजने लग गए जबकि बहुमत तो भी मिला नहीं। बहुमत ना मिला हो, लेकिन हमने एक बात स्पष्ट कर दी है, जितना हमारे पास अभी आया है उससे हमने एक बात स्पष्ट कर दी है कि जो हो रहा था भारत में वो गलत था। वो अगर 2-4 सीटों से वो अपने आप को आगे कर भी लें तब भी। क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे देश के? मैं नहीं जानता हूँ, उनकी पार्टी से पूछिए, अगर उनकी पार्टी चाहती है कि कुमार सलमान खुर्शीद अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ लाइव थे, उनसे भी हम बात कर रहे थे। उनका साफ कहना है कि हमने एक बात तय कर दी कि जो हो रहा था वो गलत है। सुनिए सलमान खुर्शीद को, सुनिए फिर से क्या कह रहे हैं। किसी की भी पार्टी कहाँ से कहाँ पहुँचने के बाद नीचे इतनी आ जाए तो वो कम से कम ऑफर तो करता है, लेकिन अब हमें इसमें कोई लेना देना नहीं है। हमको तो सिर्फ जो हमको समर्थन मिला है हमको उसका सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है। क्या आप लोगों को उम्मीद है कि आपकी सरकार अभी बन सकती है? उम्मीद पे तो चुनाव लड़े थे, तो उम्मीद तो थोड़ी खत्म हो जाएगी। उम्मीद नहीं खत्म होगी, लेकिन आंकड़े आ जाने दीजिए, अंतिम आंकड़े आ जाए तब ये कुछ कह सके।